हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो हम आज जंगल को एज संसाधन रिसोर्स के रूप में हम स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ हमको वाइल्ड लाइफ भी पढ़ना है। अब आपको पता ही होना चाहिए कि फॉरेस्ट कवर कितना है इंडिया में, 21-22% के आसपास है। जो आंसर राइट करते समय इसका डेटा आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आपको आंसर राइट करना होगा लॉन्ग आंसर में डेटा देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप बताइए कि 22 के आसपास जो है एस्टिमेट करके 22 के आसपास है, होना कितना चाहिए। लाइन का 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अब फॉरेस्ट कवर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्पेसीज होंगी, प्लांट की भी और एनिमल की भी। जब प्लांट और एनिमल की स्पेसीज ज्यादा होंगी तो यही हमारा फॉर्म करता है डायवर्सिटी। डायवर्सिटी हमारा जो फर्स्ट टर्म है इस चैप्टर का वो है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी से आपको क्या समझना चाहिए? बायोडायवर्सिटी जैव विविधता। प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ में जितनी ज्यादा वेरिएशन होगा वो बायोडायवर्सिटी को उतना ही ज्यादा मेंटेन करेगा। हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में हर तरह के लैंडफॉर्म पाए जाते हैं, तो वेरिएशन भी इंडिया में बहुत ज्यादा है। भारत को तो अनेकता में एकता वाला देश ही कहा जाता है। ठीक है। अब प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे हमको इकोलॉजिकल सिस्टम की बात करनी चाहिए। उसमें प्लांट लाइफ, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये सब चीजें क्या करते हैं कि एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होगा, मजबूत होता चला जाता है। एक सिस्टम बनता है। हमको आपको लगता है कि अच्छा इस प्लांट की, इस एनिमल की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, लेकिन नहीं, एक फूड चेन है, एक सिस्टम काम करता है। बाद में एनर्जी ट्रांसफर को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोड्यूसर जो प्लांट है उससे लेकर जो भी डिकम्पोजर है, लास्ट चेन में जो है सबका अपना अपना रोल है। तो अगर आपको डिफाइन करना होगा बायोडायवर्सिटी तो आप इस तरह से दिखाएंगे कि जो भी प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ में जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतना ज्यादा हमारा बायोडायवर्सिटी मजबूत होता जाता है। तो 0 डिग्री के आसपास अगर हमको बात करनी होगी तो जो 0 डिग्री के आसपास का एरिया होता है, 0 डिग्री मीन्स इक्वेटर के आसपास जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, यहां पर जो होता है सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा तो क्या होगा, रेन भी सबसे ज्यादा होगी। रेन ज्यादा होने की वजह से फॉरेस्ट कवर ज्यादा होगा। फॉरेस्ट कवर ज्यादा होगा तो बायोडायवर्सिटी भी सबसे ज्यादा इसी रीजन में सबसे ज्यादा मेंटेन मजबूत होती है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्ट की बात करें तो हिमालय बायोडायवर्सिटी में हॉट स्पॉट के रूप में उसको एक पहचान है। पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट के रूप में है। मन्नार की खाड़ी हॉट स्पॉट के रूप में है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहां की जो श्रेणियां हैं वो एज ए हॉट स्पॉट काउंट की जाती है। ठीक है। तो ये बायोडायवर्सिटी हो जाएगा। फ्लोरा फौना की बात करते हैं। फ्लोरा से क्या समझते हैं? तो जो प्लांट लाइफ होता है वो फ्लोरा कहलाता है। फौना क्या होता है? एनिमल लाइफ, जो एनिमल स्पीसीज होती हैं वो फौना होते हैं। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम इनकी बात करते हैं कि तमाम ऐसी प्रजातियां हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि हाँ, डायनासोर या उसके जैसे तमाम और सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे यहाँ से खत्म होती जा रहे हैं, एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंचती जा रही हैं। एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो भारत के 10% प्लांट लाइफ और 20% मैमल जो है धीरे धीरे एंडेंजर्ड कंडीशन में पहुंचती जा रहे हैं, मतलब खत्म होने के कगार पे पहुंच गई है। एक डेटा है, जब भी आंसर आप राइट करेंगे तो उसमें इन डेटा को जरूर आप रिप्रेजेंट करेंगे, जरूर इसका डिस्क्रिप्शन देंगे। अब इंडेंजर्ड जो स्पेसीज है उसमें चीता का नाम लिया जाता है कि चीता की बहुत सारी वैरायटीज होती थी, अभी बहुत कम बचे हुए हैं। अभी तो गवर्नमेंट के थोड़ा सा प्रयास से कुछ कंडीशन सही हुई है, नहीं तो इनका नंबर बहुत ज्यादा कम हो गया था। अब उसके बाद पिंक हेडेड डक है, ये भी इंडेंजर्ड कंडीशन में पहुंच गया है। माउंटेन क्वेल है, फिर फॉरेस्ट स्पॉटेड आउटलेट है। ये चारों क्या है, धीरे धीरे एक्सटेंशन के कगार पे पहुंच गए हैं। अब उसके बाद अगर हम प्लांट स्पेसीज की बात करें तो मधुआ इंसानिस है, जो महुआ की एक वैरायटी है, ये भी खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। उसके बाद हुबार्डिया हेप्टिरन है, ग्रास स्पेसीज है, ये भी खत्म होने के कगार पे पहुंच गई है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं
जो धीरे धीरे कुछ ना कुछ क्लाइमेटिक चेंज आया हो या ह्यूमन एक्टिविटी हो, कोई ना कोई इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे पहुंचते जा रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब वल्चर की नंबर बहुत तेजी से कम हो गए थे। उसके पीछे एक कारण बताया गया कि डाइक्लोफिनेक जो दवा आती है उसको इंसान ने खाया। अब इंसान के जब डेड बॉडी को कहीं ओपन जगहों पर रख दिया गया तो उसको अगर जब वल्चर ने खाया तो वो धीरे धीरे यहां से ट्रांसफर होकर उनकी बॉडी में पहुंच गया और उनकी डेथ के पीछे का कारण बन गया। तो उसको बैन कर दिया गया गवर्नमेंट के बाद। जब गवर्नमेंट ने इस चीज को एनालिसिस किया, उनको ये बात पता चली, तो उन्होंने डिक्लेफेनेक को क्या किया, बैन कर दिया। तो ऐसी आज भी देखा जाए तो नेचर में अगर देखें तो हम इतना ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करने लगे हैं, इतना ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी फर्टिलाइजर की तरफ, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की तरफ बढ़ गई है कि हम इन्वायरमेंट या अपनी हेल्थ दोनों चीजों को हम नेग्लेक्ट करके हम अपने प्रॉफिट की तरफ, हम अपने फायदे के लिए हम लगातार इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमको ये समझना होगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो और ऐसी चीजें चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो नष्ट हो जाती हो आसानी से। नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें जो होती हैं, आसानी से नष्ट नहीं होती, वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो इन चीजों में हमको डिफ्रेंशिएट करना है और अच्छे से इसको डिस्पोज करने के साधन भी तलाशने चाहिए। अभी हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके बुक के ही दोनों क्वेश्चंस हैं। तो उसमें अभी चूंकि आपने बायोडायवर्सिटी टॉपिक को खत्म किया, तो उसके साथ साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज बायोडायवर्सिटी? अब आप इस कंडीशन में आ चुके हैं कि प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, इक्वेटोरियल रीजन, टेम्परेचर, रेन और रेन फॉरेस्ट, उसके साथ साथ स्पेसीज को यहाँ पर 30 वर्ड में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाई इज बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ? ये भी आपको बताना पड़ेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम और प्लांट लाइफ जो है दोनों क्या है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है। हम इंटरेक्टिव हमारा नेचर है, हम उन पे निर्भर हैं, वो हम हमारे ऊपर निर्भर हैं। हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और पौधे बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो इस इंटरडिपेंडेंस हमारे जो रिलेशन है, इसको आपको इस आंसर में देना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना? अब हम कौन कौन सी हमारी एक्टिविटीज हैं, माइनिंग एक्टिविटीज हैं या नेचुरल एक्टिविटी में वल्केनो इरप्शन एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, या हमने डैम बनाया, डैम बनाने के साथ जो रिजर्वायर होता है उसकी वजह से कितना फॉरेस्ट कवर पानी में सबमर्ज हो गया, इसका एक एग्जांपल आपको देना पड़ेगा। तो आप सेकंड क्वेश्चन को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा फॉरेस्ट का जो डेटा है उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है प्रेजेंट टाइम में। ये हालांकि एनसीईआरटी में अभी तो पुराना डेटा दिया हुआ है, तो उसी को हम रीड करेंगे। तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, 79.42 मिलियन हेक्टेयर। ये जो है एक्चुअल जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया का वो है। ये अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो टोटल जो फॉरेस्ट कवर है पूरे वर्ल्ड का उसका 24.16% आता है। तो मैं अभी बात कर रहा था कि 23-24% के आसपास है, तो एक्चुअल में जो है वो ये है 24.16% जो है ये इंडिया का जो है एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है। होना कितना चाहिए, 33% होना चाहिए, उससे हम नीचे है। हमको इसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है वो हमको प्लान करना पड़ेगा, हमको भी और हमारी गवर्नमेंट को भी, दोनों को हमको मिलकर इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब इसमें कैटेगरी अगर किया जाए तो डेंस फॉरेस्ट का कवर जो है 12.2% के आसपास जाता है और ओपन फॉरेस्ट का कवर जो है 9.14% के आसपास जाता है। मैंग्रोव जो समुद्र के किनारे वृक्ष पाए जाते हैं उनको मैंग्रोव कहा जाता है। स्पेशली ये डेल्टा रीजन में, सुंदरबन के डेल्टा में पाया जाता है, तो उसका जो कवर है 0.14% है। तो ये हमारा कुछ डेटा है। जब लॉन्ग आंसर राइट करते हैं तो उसमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो हर 2 साल पे एक रिपोर्ट आती है, उसमें ये दिखाया गया कि जो डेंस फॉरेस्ट कवर है वो जो है 2013 में 3775 स्क्वायर किलोमीटर का इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है कि इंक्रीज कर रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन को हमको कम करना होगा, हमको अफॉरेस्टेशन बढ़ाना होगा, फॉरेस्ट कवर बढ़ाना होगा।
बड़े ट्रीज लगाने होंगे, जिससे कि हमारा जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो काफी बेहतर हो जाए। इन्हीं सब के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक हमने संगठन बनाया जिसका नाम है IUCN। 1972 में एक संगठन फॉर्म किया गया IUCN। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचर है और नेचुरल रिसोर्सेज दोनों को संरक्षित करने के लिए हमने एक स्टॉकहोम में क्या किया, एक हमने संगठन बनाया जिसको IUCN के नाम से जाना जाता है। IUCN क्या करता है, वो स्पेसीज को, चाहे प्लांट स्पेसीज हो या एनिमल स्पेसीज हो, उनको संरक्षित करने का काम करता है। तो IUCN के अकॉर्डिंग हमने प्लांट को और स्पेसीज को क्या किया है, क्लासिफाई किया है। किन भागों में क्लासिफाई किया है, अब हम उसको आगे देखते हैं। IUCN ने लगभग 6 भाग में पूरे स्पेसीज को कैटेगराइज किया है, क्लासिफाई कर दिया है। सबसे नंबर 1 पे आता है नॉर्मल स्पीसीज। ऐसे जीवों की प्रजातियां जो एकदम से पूरे पॉपुलेशन में है, उनमें कम होने के उसमें निगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही कि वो डिक्रीज हो रहे हैं उनके नंबर ऑफ, उनकी जो पॉपुलेशन है। तो ऐसे जो होते हैं नॉर्मल स्पीसीज होते हैं, ठीक है, मतलब जिनकी संख्या कम नहीं हो रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है, वो नॉर्मल स्पीसीज है, ठीक है, चाहे प्लांट लाइफ हो या एनिमल लाइफ हो। इंडेंजर्ड वो होते हैं जो विलुप्त होने के, खत्म होने के कगार पे पहुंच गए हैं। जैसे एग्जांपल दिया जाता है इंडियन राइनो। अगर देखा जाए तो काजीरंगा का जो नेशनल पार्क है असम में स्थित है, वहां पर 1 हॉर्न राइनो पाया जाता है। उसमें बहुत ज्यादा पहले पोचिंग की समस्या आ रही थी, तो उससे उनका यह था कि पोचर्स जो शिकारी होते थे वो राइनोज की हॉर्न को कट कर लेते थे और उससे कोई मेडिसिन या जो भी यूज करते रहेंगे, तो वो समस्या बहुत बड़ी थी। तो बाद में गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लिया और अभी पोचिंग जो है पूरी तरह से बंद कर दी गई है। तो राइनो जो थे इंडेंजर्ड कैटेगरी में चले गए थे। ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इन सबकी भी कुछ स्पेसीज ऐसी थी जो इंडेंजर्ड, खत्म होने के कगार पे पहुंच गई है। इनमें गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है, तभी उनको बचाया जा सकता है, नहीं तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। 3rd नंबर पे आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है कि निगेटिविटी दिखाई दे रही है, मतलब उनमें लगातार उनका नंबर कम होता चला जा रहा है। अगर कम होता, ज्यादा कम हो जाएगा तो वो भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे। कौन कौन से स्पीसीज हैं? एशियाटिक एलिफेंट, ये जो है इनका नंबर तेजी से घट रहा है। इनके लिए गवर्नमेंट को और सामान्य लोगों को भी, दोनों को भी कुछ ना कुछ इंतजाम करने की जरूरत है। इसके बाद गंगेटिक डॉल्फिन है। डॉल्फिन, आप अगर गंगा में कभी नदी के आसपास गए होंगे तो आपको डॉल्फिन जो होती है दिखाई देती है। तो अब जो है इलाहाबाद से वेस्ट बंगाल के बीच में जो गंगा रिवर प्रवाहित होती है उसमें डॉल्फिन बहुत मात्रा में दिखाई जाती है। तो पटना के आसपास जो है एक एरिया को पूरा इसके लिए संरक्षित कर दिया गया डॉल्फिन के लिए, क्योंकि इसमें भी तेजी से गिरावट दिखाई दे रही थी। तो आप ये सारे वर्ड को अच्छे से समझेंगे और इनके बीच के डिफरेंस को भी आपको समझना चाहिए। ये खत्म होने का कगार है और इसमें धीरे धीरे कमी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये इंडेंजर्ड और वल्नरेबल में क्या है, सामान्य डिफरेंस है। 4th नंबर पे आता है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज का मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं। रेयर का क्या मतलब होता है, जिसका नंबर क्या होता है, कम होता है, स्मॉल नंबर होता है। और स्मॉल नंबर में अगर उसमें नेगेटिविटी दिखाई देगी, अगर नकारात्मक तरीके से उनका नंबर घट रहा है, तो वो दोनों ही कैटेगरी में जा सकती है। इंडेंजर्ड भी हो सकते हैं और वल्नरेबल भी हो सकते हैं। तो इसमें किसको एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, डेजर्ट फॉक्स को, और डेजर्ट फॉक्स के साथ हॉर्नबिल को एज ए एग्जाम्पल आप इसमें राइट कर सकते हैं। जब भी आप इनका उल्लेख करेंगे एग्जाम्पल देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इंडेमिक स्पेसीज। इंडेमिक स्पेसीज ऐसी होती है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है और उनके लिए ज्योग्राफिकल बैरियर या नेचुरल बैरियर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मतलब वो उसी एरिया में पाए जाएंगे ऐसे जीव और दूसरे एरिया में नहीं पाए जाएंगे। कौन कौन से जीव हैं? वाइल्ड पिग और मिथुन। मिथुन जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और उसके अलावा कहीं भी नहीं पाया जाता। तो एज अ ज्योग्राफिकल बैरियर इनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। ये एंडेमिक स्पीसीज होते हैं। लास्ट में हमारा पॉइंट आता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट मीन्स होता है जो लंबे समय से दिखाई न पड़े हों, काफी लंबे समय से उनका आता पता ना हो। कौन कौन से ऐसे इसमें कैटेगरी को, कौन कौन से स्पीसीज को इसमें रखा जाता है? एशियाटिक चीता को और पिंक हेड डक को इसमें
रखा गया है। तो ये सारे IUCN के द्वारा क्लासीफाई किए हुए स्पीसीज की कुछ इस क्लासीफाई किया गया है इस तरह से स्पीसीज को, जिनके एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको इसको अच्छे से समझा दिया। अब इसको आप जो है एक बार रिवाइज करेंगे और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। एक छोटा सा रेफरेंस ले लेते हैं एशियाटिक चीता का। एशियाटिक चीता को इंडियन गवर्नमेंट ने 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया, मतलब विलुप्त प्राय श्रेणी में डाल दिया, क्योंकि लंबे समय से ये दिखाई नहीं देता। इसका साइंटिफिक नेम होता है इक्विनॉक्सियस जुबैंटस, जिसकी स्पीड 112 किलोमीटर पर आवर की होती थी, और ये एक कैट फैमिली का मेंबर था। अभी इसके नंबर जो है, मतलब इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है, बहुत ही घट गई है, और 1952 में इसको गवर्नमेंट ने एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया। अब हम उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जिनकी वजह से ये जो फ्लोरा फौना है डिप्लीशन के कगार पे पहुंच रहा है। कौन सी वजह है जिनकी वजह से प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज लगातार खत्म होने की कैटेगरी में जा रहे हैं? अगर हमको देखा जाए तो जो इंसान होता है ये पूरी तरीके से प्लांट पे या एनिमल पे डिपेंडेंट होता है। इसका लेना देना सब उन्हीं चीजों से है। लेने को तो ले लेता है, पौधों से, जानवरों से, सब कुछ लेता है, लेकिन बदले में देने की वो नीयत नहीं रखता है। मतलब यह है कि अगर कभी आपकी जरूरत पड़ी, आपने एक डाली तोड़ ली तो दूसरा पेड़ भी लगाइए, या पेड़ को कट कर दिया तो दूसरा पेड़ भी लगाइए। जरूरत आपको ही है। ऑक्सीजन की जरूरत किसको है? सबसे ज्यादा आपको है। नहीं अगर ऑक्सीजन की प्रॉपर आप अरेंज करेंगे तो बाद में फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। हम मेडिसिन के लिए, फूड के लिए, फ्रूट्स के लिए, टिम्बर के लिए, मेडिसिन के लिए, हमारा इंट्रैक्शन फ्यूल के लिए हम फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। हमको सब कुछ उनसे चाहिए, बदले में हम उनको कुछ नहीं देंगे। अब जब एक एग्जांपल दिया जाता है कि जब 1853 में अंग्रेजी गवर्नमेंट ने रेलवे का विकास किया, तो उससे जो होता है फॉरेस्ट कवर के बीच से उसको रेलवे पटरियां बिछाई गई, और उसमें नीचे पटरियों के नीचे लकड़ी के वो भी लगाए जाते थे, तो उससे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट कवर को डिप्लीट किया गया, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, हाँ हुआ तो, लेकिन उसके पीछे तमाम और सारी पॉलिसीज भी रिस्पॉन्सिबल थी। और अगर किसी इंडस्ट्री को स्टेब्लिश किया जाता है या माइनिंग एक्टिविटीज की जाती है, खनन मतलब मिनरल जहां पे होते हैं, अगर वहां पर खनन एक्टिविटीज होती हैं तो उसकी वजह से भी इन्वायरमेंट डिग्रेडेट करता है या उसको नुकसान पहुंचता है। पॉपुलेशन लगातार बढ़ ही रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर को ज्यादा पैमाने पे किया जा रहा है। जो खाली बैरन लैंड थी उसमें भी एग्रीकल्चर किया जा रहा है। अब एग्रीकल्चर तो ठीक था, आजादी के बाद हमने पहले एग्रीकल्चर को फोकस किया कि हाँ एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ना चाहिए, सिंचाई के साधन बढ़ने चाहिए, हमने फॉरेस्ट को कम किया। और धीरे धीरे अब क्या है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, जहां पर पहले खेती वाली जगह थी वहां पर हमने घर बनाना शुरू कर दिया रहने के लिए। अब हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड था वो सिकुड़ रहा है, अब उसको कैसे हम मैनेज करेंगे? तो जो फॉरेस्ट कवर था उसको हम काट रहे हैं, उसको काट के वहां पर खेती कर रहे हैं। अब जब फॉरेस्ट कवर कम हो जाएगा तो फिर वाइल्ड लाइफ का क्या होगा? वो भी तो डिप्लीट होगी। तो एक चीज की वजह से दूसरा भी उससे जुड़ा हुआ प्रभाव है। तो हम सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों को उत्तरदायी नहीं मानते। उसके बाद भी हमारा देश जब आजाद हुआ तब भी हम अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो डेवलपिंग कंट्री क्या करती है, विकास के लिए लगातार अपने संसाधनों का पूरा यूटिलाइजेशन करेगी, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वो सारी चीजें हैं, हम लगातार अभी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ फॉरेस्ट कवर को भी मेंटेन करना हमारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि फॉरेस्ट कवर को हम मेंटेन रखें और उनको कंजर्व करने की प्लानिंग करें कि कैसे हम उनको कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उनको हम सेव कर सकते हैं। तो ये फैक्टर के रूप में आप इन बातों का उल्लेख करेंगे कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है फॉरेस्ट के ऊपर, लेकिन उनका नंबर कम होता जा रहा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रीज हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज के साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है लगातार। तो इस तरह से फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा है। अब उसके बाद हम देखें कि उनको कैसे संरक्षित किया जाता है। बच्चों, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा बोर तो नहीं हो रहे हैं। देखिए, अपने आप को पेशेंस के साथ पढ़ने की आपको ज्यादा जरूरत है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा मैं कॉमेडी नहीं कर सकता हूं कि बहुत ज्यादा हंसी मजाक करके मैं आपके साथ एंटरटेन करूं आपको या टाइम पास करूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है।
मैं तो टू द पॉइंट रह के आपके सिलेबस को या आपके कोर्स को, लेसन को जल्दी से जल्दी टाइमली खत्म करना चाहता हूँ, ताकि ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सके। तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, टाइम आपके पास बहुत कम है, तो प्लीज इन बातों को माइंड में मत रखिएगा। आप अपने पढ़ाई से टू द पॉइंट आप स्टडी करने को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। सबसे ज्यादा फोकस हमारी गवर्नमेंट अब इसी बात पे कर रही कि जो नुकसान हुआ उसको तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो कुछ बचा हुआ है उसको तो कंजर्व किया जा सकता है, उसकी प्लानिंग की जा सकती है। इसके लिए जब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था तो उसमें ये देखा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, कि कैसे हम आज की ग्रोथ को बिना कंप्रोमाइज किए हुए फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उसको सेव करके रख सकें। तो हमको क्या करना होगा कि अपने प्लांट और वाइल्ड लाइफ को अच्छी तरीके से कंजर्व करना होगा, संरक्षित करना होगा। 1972 का समय जब IUCN की संरचना हुई थी, उसी समय जो प्रसिद्ध इन्वायरमेंटलिस्ट थे, कंजर्वेशनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि एक प्लान बनाया कि जो भी स्पेसीज हैं, जो भी फॉरेस्ट कवर है, इसको नष्ट होने से अब बचाया जाए। तो उन्होंने तमाम सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जहां जहां पर कुछ खास तरह के जीव पाए जाते थे, जैसे लॉयन की कैटेगरी पाई जाती थी, गिर फॉरेस्ट को संरक्षित कर दिया। और उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया कि कुछ नेशनल पार्क बनाए, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई, एक संरक्षित एरिया तैयार किया और एक एरिया को पूरा एकदम से फिक्स कर दिया कि इसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज को पूरी तरह बैन कर दिया जाएगा। तो इस तरह की चीजें करके उन्होंने क्या किया, संरक्षित करने की कोशिश किया प्लांट लाइफ को और एनिमल लाइफ को। तो इसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मेन रोल होता है। अब उसके बाद उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए, जैसे प्लांट टाइगर को सेव करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया, एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया। ऐसे ही काजीरंगा में वन हॉर्न राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर उन्होंने प्लान करा और पूरे काजीरंगा नेशनल पार्क को पूरी तरह से संरक्षित डिक्लेयर कर दिया कि वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज को पूरी तरह बैन कर दिया। तो इस तरह के कदम उठा के गवर्नमेंट ने धीरे धीरे प्लांट और एनिमल को सेव करने की कोशिश करी। तो ये हमारा कंजर्वेशन प्लान है जो लगातार चल ही रहा है। हमने डॉल्फिन के नंबर को कम होते देखा तो हमने उसको भी कंजर्व करने की कोशिश की। हमने एशियाटिक लायन के नंबर को कम होते देखा तो हमने उसको कंजर्व करने की कोशिश करी। तो गवर्नमेंट की नजर जहां जहां पहुंची उसको धीरे धीरे उन्होंने कंजर्व किया और इस तरह से हमने अपने स्पीसीज और प्लांट दोनों को बचाने की लगातार कोशिश किया। तो इसमें दोनों का रोल होता है, सरकार का भी होता है और ह्यूमंस का भी होता है, जो आसपास के लोकल लोग होते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि इस तरह की एक्टिविटी ना करें कि हाँ उनको उनके हैबिटेट को नुकसान पहुंचे। जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो शेर या चीता जाएंगे कहाँ, ये तो सोचने वाली बात है ना। जब आपने पेड़ों को कम कर दिया तो बंदर क्या जंगल को छोड़ के आपकी आबादी में घुस आए, उसमें किसका रोल है? आपका ही तो रोल है। आपने उनको बुलाया। अगर जंगल होते तो कभी आपके मतलब समाज में वो आते ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको हमको सोचने की जरूरत है। तो ये हमारा कंजर्वेशन का टॉपिक है। इसमें आपको एग्जांपल देना पड़ेगा कौन कौन सी चीजों को हमने, जैसे क्रोकोडाइल को कुकराइल में कंजर्व कर दिया और डॉल्फिन को पटना में कंजर्वेशन पार्क बना दिया। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल के साथ आंसर को राइट करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो कि हाँ टॉपिक या क्वेश्चन में राइटिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे मैसेज करिए, तो मैं उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोशिश करूंगा कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे से मैं रिजॉल्व कर सकूं। ओके, कंजर्वेशन के प्रोसेस में सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया। तो उसमें यह था कि जो नंबर था इनका 55,000 से लेके उस समय का वो था पहले, और 73 में क्या हुआ कि 1800 के आसपास इनका नंबर घटते घटते पहुंच गया। तब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एक कंसर्न लिया गवर्नमेंट ने और प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया। उसमें क्या किया, देखा कि बहुत ज्यादा पोचिंग हो रही थी, हंटिंग हो रही थी, इसकी वजह से उनका नंबर बहुत तेजी से कम हो रहा था, फूड चेन डिस्टर्ब हो रही थी। तो बार बार मैं फूड चेन की बात करता हूँ, इकोसिस्टम की बात करता हूँ। ये एनवायरमेंट के कुछ बहुत ही जरूरी एलिमेंट हैं जिनको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो सबका अपना अपना रोल होता है फूड चेन में। कोई ऐसा नहीं है जो बेकार में गॉड ने भेज दिया है। तो जिस नेचर ने इनको बनाया है, सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर लिया। प्रोजेक्ट टाइगर को
कंसर्न के रूप में उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और इसको स्टार्ट किया और तेजी से इसके लिए कुछ नेशनल पार्क को उन्होंने कंजर्व कर दिए, जिसमें टाइगर के रहने वाली जगहों पर जहां जहां पाए जाते थे उनको एक कंजर्वेशन पार्क के रूप में डिक्लेयर कर दिया। कौन कौन से थे? अब इनकी लोकेशन भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। जैसे पार्क, जैसे मैप वर्क आएगा तो उसमें पार्क भी पूछा जा सकता है, नदियां पूछी जा सकती हैं, झीलें पूछी जा सकती हैं, पर्वत पठार, इन सारे चीजों के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो हम पार्क की बात करते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ? उत्तराखंड में पाया जाता है। इसकी लोकेशन कहाँ है? उत्तराखंड में। तो आपको एकदम से लर्न होना चाहिए। मैं तो कॉलम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? वेस्ट बंगाल में स्थित है, डेल्टाई रीजन में, जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का समुद्र में समाहित होती है, वहां पर सुंदरबन का नेशनल पार्क है। ये भी किसके लिए संरक्षित है? टाइगर्स के लिए है। थर्ड नंबर पे आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ये भी कंजर्व किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। चौथे नंबर पे आता है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ है? राजस्थान में है। पांचवें नंबर पे आता है मानस नेशनल पार्क। मानस कहाँ है? असम में है। और लास्ट में आता है पेरियार नेशनल पार्क, जो कि केरला में स्थित है। तो इन सारी जगहों पर प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया और उनके इंक्रीज के लिए सरकार की तरफ से कोशिश की जाने लगी कि क्या ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाए, क्या ऐसा रिसर्च के थ्रू उन्होंने समझा कि कौन सी ऐसी चीजें की जाए कि इनका नंबर बढ़े। तो इंडिया के बाद अफ्रीका ही ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, टाइगर पाए जाते हैं। अभी तो कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले, वहां से कुछ छोटे छोटे शावकों को, मतलब उनके बच्चों को ले आके इंडिया में नेशनल पार्क में उनको रखा भी गया। धीरे धीरे देखा गया कि इससे स्पीसीज बढ़े। तो ऐसी कोशिशें सरकार के द्वारा लगातार की जाती रहती हैं। तो ये टॉपिक आपका प्रोजेक्ट टाइगर खत्म होता है। तो इसमें बड़ा आंसर नहीं आएगा, एक छोटा आंसर, शॉर्ट आंसर आ सकता है। तो इसमें आप प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टिंग दिखा सकते हैं, फिर हंटिंग और पोचिंग का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि हाँ, बहुत ज्यादा हंटिंग की वजह से उनका नंबर रिड्यूस हुआ। फिर आप इन नेशनल पार्क का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाँ, इन नेशनल पार्क में सरकार ने कंजर्व करने का इनिशिएटिव लिया। तो ये आपका एक छोटा सा शॉर्ट आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखेंगे, टाइप क्या देखेंगे, इसको क्लासिफाई किया जाता है 3 पार्ट में: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट में भारत का लगभग आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ ऑफ द एरिया आर डिस्क्राइब एज अ रिजर्व फॉरेस्ट, जिसको गवर्नमेंट ने रिजर्व घोषित कर दिया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा काम का एरिया है, जिसको गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया। दूसरे नंबर पे आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, 1/3 एरिया को क्या प्रोटेक्टेड कर दिया गया, जिससे उसमें और ज्यादा डिक्लाइन ना दिखाई दे। ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है। अनक्लास्ड वो होता है जो मतलब वेस्ट लैंड है और कम्युनिटी और इंडिविजुअल दोनों के हाथ में है इसका मैनेजमेंट, तो वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। तो इस तरह से इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हमने फैक्टर्स देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, हमने प्रोजेक्ट टाइगर देख लिया। ये छोटे छोटे आंसर में हम इसको, बड़े आंसर को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने चैप्टर में लिया और उसको चैप्टर के बीच में ही अच्छे से समझा कि हाँ, कैसे उसको हम आंसर राइटिंग की कंडीशन में आएंगे। बच्चों, आप आंसर राइटिंग जरूर करिए और आंसर राइटिंग करने के समय में आप क्वेश्चन को अच्छे से, पहले तो सब्जेक्ट को, अपने बुक को पढ़िए, अच्छे से रीड करिए, फिर वीडियो देखिए। आप दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बिठाते हुए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है कि हाँ, नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज मुझे मैसेज करिए। हमारा लास्ट टॉपिक है कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए उत्तराखंड में 1960-70 के दशक में एक आंदोलन शुरू किया गया, चिपको मूवमेंट। ऐसे ही साउथ में एक मूवमेंट, अपिक्को मूवमेंट शुरू किया गया था। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट का मतलब क्या था? स्टार्ट करने वाले व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा, उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को, चमोली डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था, तो वहां लोगों को इनकरेज किया। क्या हुआ था एक्चुअल में, वहां पर कंडीशन ये थी कि बहुत ज्यादा पेड़ों को काटा जा रहा था। इंडस्ट्रियलिस्ट टाइप के लोग थे, वो जाके पेड़ों को काट रहे थे टिम्बर के लिए या जो भी उनका पर्पज रहा होगा। तो लोग जाके पेड़ों से, सुंदरलाल बहुगुणा ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो लोग जाके पेड़ों से चिपक जा रहे थे और उनसे डिमांड कर रहे थे कि पेड़ों से पहले हमको काट दीजिए, उसके बाद पेड़ों को काटिए।
तो ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा उस समय पॉपुलर हुआ था और इसके स्टार्ट करने वाले व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा थे और डिस्ट्रिक्ट चमोली था और स्टेट उत्तराखंड था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, तो इसको आप जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अब हम इस चैप्टर को खत्म करने की कंडीशन में आ गए हैं, तो हमने मेन टॉपिक को हमने इसको अच्छे से हैंडल किया, अच्छे से आपको समझाया। कंजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक है, हमारा मेन जो फोकस रहता है, पहले तो हम फैक्टर को पढ़ते हैं कि इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या थे, कौन कौन से वो कारण थे जो जिम्मेदार थे किसके डिक्लाइन के पीछे, मतलब चाहे स्पेसीज हो, प्लांट स्पेसीज हो या एनिमल स्पेसीज, कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं, किसकी वजह से इनका डिक्लाइन शुरू हुआ, निगेटिव, इनका नंबर निगेटिव जाने लगा। तो हम जब फैक्टर को जान लेते हैं तो उसके बाद इनको कंजर्व करने की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, शुरू करते हैं, चाहे गवर्नमेंट शुरू करे चाहे हम खुद इनिशिएटिव ले सकते हैं। तमाम अच्छे भारत में लोग रहे, जैसे आप सुंदरलाल बहुगुणा का एग्जांपल लीजिए, गवर्नमेंट ने नहीं शुरू किया, वो व्यक्ति ने खुद लोगों को साथ में लेकर एक इनिशिएटिव शुरू कर देते हैं। तो ऐसे तमाम सारे लोग थे जिन्होंने कंजर्वेशन के मेथड को अडॉप्ट किया और अपने आसपास की चीजों को कंजर्व किया। तो आपका भी रोल होना चाहिए, इन्वायरमेंट से आप बहुत कुछ लेते हैं बच्चों, तो इनके फ्रेंडली बनिए, जितना ले रहे हैं उसको वापस देने के भी आप थॉट रखिए, अपने माइंड में इस तरह के कॉन्सेप्ट को रखिए। तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आंसर राइट जरूर करिए, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर लगातार प्रैक्टिस करिए, और जो बीच में मैं फैक्ट बताते जाता हूँ इसको भी माइंड में जरूर रखिए बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। मैं बीच बीच में जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मेरे पास जानकारी, मैं आपको बताते चलता हूँ कि इन चीजों को आप ध्यान में रखिए और अच्छे से चैप्टर को एक बार दो बार वीडियोज को पूरा प्रॉपर बैठ के चुपचाप अच्छे से सुनिए, उसके बाद चैप्टर रीड करिए, डेफिनेटली आपका आंसर बेहतर होगा और बोर्ड एग्जाम्स में आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। मैं आपके साथ लगातार चलता रहूंगा जब तक कि आपके एग्जाम्स फिनिश नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं आपके साथ अनवरत इसी तरीके से लगातार छोटे और बड़े वीडियोज के माध्यम से आपके सिलेबस को कवर करने की कोशिश करूंगा। अभी तो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के साथ साथ हमको हिस्ट्री के भी चैप्टर लेने हैं। हिस्ट्री खत्म करने के बाद हमारा जो थोड़ा सा छोटा सिलेबस है इकोनॉमिक्स का एंड सिविक्स का, उसको भी हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर समझेंगे ताकि हमारे बच्चों के लिए एग्जाम में आंसर राइटिंग करना अच्छा हो जाए। एसएसटी जो आज बोरिंग सब्जेक्ट लोग बताते हैं, मैं इस पुराने मिथ को खत्म कर दूंगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपसे ज्यादा मेहनत करूंगा और आपको 1 महीने के बाद इस कंडीशन में आप आ जाएंगे कि आप प्रॉपर आंसर राइटिंग करिए। जिस तरह से मैथ और साइंस आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं, ऐसे ही आपको इजी लगने लगेगा एसएसटी में भी, और बहुत ही अच्छा आप करेंगे, आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे और आपका परसेंटेज बहुत आगे जाएगा। तो इन सही शुभकामनाओं के साथ अब हम लोग इस वीडियो को फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।